आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, विषय हिंदी। समय है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 70। यानी 70 नंबर का ये प्रश्न है। आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो निर्देश देखते हैं। निर्देश दे रखे हैं इसमें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना आवश्यक है। यानी यह प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 2 खंडों में विभाजित है, के और खे, और दोनों ही खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। पहला देखते हैं हम खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इसमें 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 20 अंक के हैं। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्यकाल, दूसरा बद्रक काल, श्रृंगार काल, तीसरा है आपका वीरगाथा काल, चौथा है युद्ध काल। तो आदिकाल का अन्य नाम है वीरगाथा काल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही है, यानी गे ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर के नरपति नाल है, ऑप्शन नंबर ख चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर ग दलपति विजय, ऑप्शन नंबर घ विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद बरदाई की। ठीक है, चंद बरदाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। प्रश्न नंबर 3 है, परमाल रासो के रचयिता हैं। परमाल रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर क चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर ख जगनिक, ऑप्शन नंबर ग दलपति विजय, ऑप्शन नंबर घ सारंगधर। तो परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। तो इसका नंबर ख सही है। प्रश्न नंबर 4 है, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क भूषण, ऑप्शन नंबर ख बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर ग केशव, ऑप्शन नंबर घ चंद्रबरदाई। तो वीरगाथा काल कवि हैं चंद्रबरदाई। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्तलाल की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्तलाल की है? तो ये प्रश्न नंबर 5 थोड़ा गलत छपा हुआ है। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? ऑप्शन नंबर क आंगन के पार दरार, ऑप्शन नंबर ख कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ग जायसी, ऑप्शन नंबर घ पंचवटी। तो इसमें आप जायसी सही करेंगे। ठीक है, जायसी। लेकिन जायसी रचना नहीं है, ये लेखक का नाम है, लेकिन फिर भी आप जायसी सही करेंगे क्योंकि इनमें से कोई सी भी रचना भक्ति काल की नहीं है। अब प्रश्न नंबर 6, श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर क बघेली, ऑप्शन नंबर ख अवधी, ऑप्शन नंबर ग राजस्थानी, ऑप्शन नंबर घ खड़ी बोली। तो श्री रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा कवि भक्ति काल से संबंधित नहीं है? भक्ति काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर क सूरदास, ऑप्शन नंबर ख तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ग मधुकर, ऑप्शन नंबर घ मंझन। तो निम्नलिखित में से मधुकर भक्ति काल संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर 8, मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? ऑप्शन नंबर क अवधी, ऑप्शन नंबर ख ब्रज, ऑप्शन नंबर ग प्राकृत, ऑप्शन नंबर ख खड़ी बोली। तो मीराबाई हैं ब्रज भाषा की कवि। ठीक है, नहीं यहाँ गलत छपा हुआ है। इसमें मीराबाई किस भाषा की कवित्री हैं, काल नहीं है, भाषा है। गलत छपा हुआ है इसमें काल, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी आप बताएंगे ब्रज भाषा की कवित्री हैं। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भक्ति काल का महाकाव्य है। भक्ति काल का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर क कामायनी, ऑप्शन नंबर ख श्री रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर ग साकेत, ऑप्शन नंबर घ पृथ्वीराज रासो। तो भक्ति काल का महाकाव्य है
श्री रामचरित मानस। तो इसका तो नंबर ख ठीक है। अब देखते हैं इसमें क कामायनी जो है ये है आपका छायावादी युग का, साकेत जो है ये है आपका द्विवेदी युग का महाकाव्य, और पृथ्वीराज रासो जो है वो है आदिकाल का महाकाव्य। लेकिन ये जो है श्री रामचरितमानस ये है भक्ति काल का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ख का सही है। प्रश्न नंबर 10, वीर गाथा काल के ग्रंथों को कहा जाता है। वीर गाथा काल के ग्रंथों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क रासो, ऑप्शन नंबर ख वीर हुंकार, ऑप्शन नंबर ग साखी, ऑप्शन नंबर ख शबद। तो वीर गाथा काल के ग्रंथों को कहा जाता है रासो, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही है। प्रश्न नंबर 11, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर क कहानी, ऑप्शन नंबर ख उपन्यास, ऑप्शन नंबर ग निबंध, ऑप्शन नंबर घ नाटक। तो गोदान है उपन्यास विधा की रचना, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर क इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ख सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर ग लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर घ जॉन गिलक्रिस्ट। तो रानी केतकी कहानी रचना है इंशाअल्लाह खां की, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कामायनी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख गुलाब राय, ऑप्शन नंबर ग प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ग वियोगी हरि। तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर क सही है, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 14 है हंस पत्रिका का संपादन कौन था। हंस पत्रिका का संपादक कौन था। ऑप्शन नंबर क प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ख बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ग प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर घ बाल मुकुंद गुप्त। तो हंस पत्रिका का संपादक था प्रेमचंद्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही है। प्रश्न नंबर 15 भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। इसे पूछा गया भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ऑप्शन नंबर क आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन नंबर ख ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ग हरिश्चंद्र पत्रिका, ऑप्शन नंबर घ सरस्वती। तो भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती, क्योंकि ये पत्रिका है आपकी द्विवेदी युग की, तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही है। प्रश्न नंबर 16 है फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर क मुंबई, ऑप्शन नंबर ख दिल्ली, ऑप्शन नंबर ग कोलकाता, ऑप्शन नंबर घ चेन्नई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कोलकाता में, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर 17 एकांकी हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर क जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर ख भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, ऑप्शन नंबर घ उपेंद्र नाथ अश्क को। तो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर 18 हिंदी में उपन्यास लेखन का आरंभ किस युग में हुआ। हिंदी में उपन्यास लेखन का आरंभ किस युग में हुआ। ऑप्शन नंबर क भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ख द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ग शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में उपन्यास लेखन का आरंभ हुआ भारतेंदु युग में, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही है। प्रश्न नंबर 19 भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। ऑप्शन नंबर क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ख प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर ग राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर घ राधाचरण गोस्वामी। इन दोनों विकल्प आपके एक से हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, तो वो है राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न नंबर 20 भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर क सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ख सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ग सन 1865 ईस्वी से
1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर घ सन 1826 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक। तो भारत गांधी युग की समय सीमा है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो ये आपके 20 विकल्प हैं जो आपको OMR शीट पर गोल करने हैं। ये आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, ये केवल आपको OMR शीट पर गोल करने हैं। और जो ऑप्शन सही है उसको आप गोल कर देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उधर रखा सतगुरु हमसो रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है ये बताना आपको। तो ये है आपका साखी पाठ का, ठीक है नहीं, और इसके कवि हैं कबीर दास। तो आप संदर्भ लिखेंगे इसका, पद्यांश का संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्य खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें व्याख्या करनी है, जहाँ से रेखा खींची हुई है। तो मैं आपको पूरे की व्याख्या बताता हूँ, आपको जितनी करनी है कर लेना, ठीक है। आप पूरे कर देंगे तो और भी ठीक है, अगर यहाँ से करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें व्याख्या लिखेंगे, हेड डाल देंगे व्याख्या, फिर लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसो रीझ कर ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर, ईश्वर ने हमसे प्रसन्न होकर एक ज्ञान की बात बताई। ईश्वर ने हमसे प्रसन्न होकर या खुश होकर एक ज्ञान की बात बताई। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, उस ज्ञान रूपी बादल से, यानी ठीक है, उस ज्ञान रूपी बादल से मेरा पूरा अंग भीज गया है, अर्थात पूरा शरीर भीग गया है। इस तरह से इसकी व्याख्या लिखेंगे। अब देखें प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, पद्यांश दे रखा है श्लोक आपका, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना संदर्भ सहित। तो आपका पद्यांश है तेजोसी तेजोमयी देही, वीरमसी वीरमयी देही, बलमसी बलमयी देही, ओजोसी ओजोमयी देही। तो इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इसमें व्याख्या। तो व्याख्या लिख देंगे हे ईश्वर, फिर उसके बाद लगाएंगे विषम बोधक चिन्ह। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं आई, इस तरह से आपको उल्टी आई बनानी है, विषम बोधक चिन्ह आपका लग जाएगा। ठीक है, किस प्रकार लगाते हैं विषम बोधक चिन्ह? उल्टी आई की तरह। तो तेजवसी तेजमयी देही, तो आप लिखेंगे हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। तुम वीरमसी वीरमयी देही, तुम प्रकाशवान हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। बलमसी बलमयी देही, तुम शक्तिशाली हो, मुझ में भी शक्ति धारण कराओ। ओजवसी ओजमयी देही, आप ओज स्वरूप हैं, मुझ में भी ओज धारण कराओ। इस तरह लिखेंगे आप इसका हिंदी में अनुवाद। अब दे रखा अथवा, अगर आप यही नहीं कर सकते तो आप दूसरा कर सकते हैं, इसमें आपको दोनों में से एक करना है। दूसरा दे रखा है सताम सज्जनानाम आचार सदाचार ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति चैते एवं सज्जनाम भवन्ति सज्जनाम यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदा चार भवति सदाचारेण सज्जना स्वीकानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सवेशः शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो पहले इसका संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ये हमारा गद्यांश है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सदाचार पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। सताम सज्जनानाम सदाचार, आचार है सदाचार है, कि सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये सज्जना सतम एवं विचारयन्ति सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जनाम भवन्ति, जो लोग सत्य ही विचार करते हैं, ठीक है, सत्य ही विचार रखते हैं करते हैं, और सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही आचरण करते हैं, ठीक, सत्य ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन
होते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदाचार भवति। सज्जन, ठीक है, वे ही सज्जन होते हैं, फिर लिखेंगे वैसा ही आचरण सदाचार होता है। जैसा आचरण वो करते हैं ऐसे सदाचार होता है। सदाचार एवं सज्जनाम स्वीक्रियन् यानी इंद्राणी वशे कृत्वा। सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, ठीक है, सदाचार लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सवे से शिष्ट व्यवहारम कुर्वन्ति, सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। एक बार देख लेंगे सभी का पूरे का अर्थ। सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। जो लोग सत्य ही विचार रखते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे सज्जन होते हैं, या वे लोग सज्जन होते हैं। वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही आचरण सदाचार होता है, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। फिर इसके बाद लिखेंगे सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ श्रेष्ठता का व्यवहार करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन 3 लेखकों में से आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना लिख देनी है, ठीक है। फिर है चौथे का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है कबीरदास, फिर संत रैदास और फिर मीराबाई। इनमें से आप किसी का भी एक का जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी रचना लिख देंगे, जो प्रमुख रचना उनकी है। अब आता है खंड ब। खंड ब का पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है आपका कि मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम एवं कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, छप्पर को उठाने, किसी के कलह को शांत करने के लिए तत्पर या तैयार रहते थे। तो ये गद्यांश है, इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे अब। तो पहला प्रश्न है इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ का नाम है मंत्र। क्या नाम है पाठ का नाम? मंत्र। लेखक का नाम लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है भगत को किस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था? भगत को किस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था? तो आप लिखेंगे भगत को इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था कि कोई अपने आनंद के आगे, आमोद माने आनंद के आगे, किसी की जान की परवाह नहीं करता। इसे लिखेंगे इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है कि भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा था? भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा था? तो आप लिखेंगे भगत के अनुसार सभ्य संसार निर्मम और कैसा था? कठोर था। ठीक है, निर्मम और कठोर था। भगत के अनुसार सभ्य संसार निर्मम और कठोर था। इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक करना है। दूसरा गद्यांश है गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गुल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने कुछ भी न खाया और न बाहर घूमने गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। तो पहला प्रश्न है इसमें गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है गिल्लू, लेखक का नाम है इसमें महादेवी वर्मा। ठीक है, लेखिका है इसमें महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप व्याख्या करेंगे, हेड डाल देंगे व्याख्या, फिर लिखेंगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा
का अंत, अर्थात गिल्लू की मृत्यु का समय आ ही गया था। इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। प्रश्न नंबर 3, गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो आप लिखेंगे गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है। कितनी होती है गिलहरी के जीवन की समय अवधि? 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष तक जीवित रहता है गिलहरी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले पद्यांश पढ़ेंगे फिर तो पढ़ेंगे इसका उत्तर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम धन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। तो पहला प्रश्न है ऊपरी पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत रैदास जी हैं। और देखें प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि संत रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हो और हम धागे के समान हैं, हम धागे जैसे हैं। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिला होता है उसी प्रकार हम मोती के धागे बने हुए हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु तुम स्वामी हो और हम सेवक हैं। दासा माने सेवक। ऐसी भक्ति करें रैदासा, ऐसी भक्ति प्रभु संत रैदास जी करते हैं। अब देखें प्रश्न नंबर 5, दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चित्रण कीजिए अथवा दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए। तो आप इनमें से एक का लिखेंगे उत्तर। चाहे तो आप दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चित्रण कीजिए या फिर दीपदान एकांकी का सारांश लिख दीजिए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आप फीस माफ कराना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इसमें लिखनी है। अथवा प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। या तो आप फीस माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे या फिर अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। चाहे तो फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख दो यानी एप्लीकेशन, या फिर अवकाश लेना चाहते हैं आप किसी भी कारण से, उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिख दें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको 3 मुहावरे दे रखे हैं इसमें। ईद का चांद होना, अकल बढ़िया भैंस, ऊँट के मुंह में जीरा। तो इन तीनों में से आपको किसी का भी एक का अर्थ बताना और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला ईद का चांद होना, तो आप इसका अर्थ लिख देंगे बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग लिख देंगे कि जब से श्याम की नौकरी लगी है वह ईद का चांद हो गया। प्रश्न नंबर इसमें 2 है, मुहावरा नंबर 2, अकल बढ़िया भैंस। अकल बढ़िया भैंस, तो इसका अर्थ लिख देंगे आप शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक। शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक। वाक्य में प्रयोग लिख देंगे जहां किसी समस्या का समाधान बातचीत से हो रहा हो वहां लड़ाई करना बेकार है। तीसरा है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसे अर्थ लिख देंगे आवश्यकता से कम मिलना। आवश्यकता से कम मिलना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे कि रोहन 10 रोटी खाता है और उसे अगर 1 रोटी दी जाए तो वह उसे ऊँट के मुंह में जीरा जैसा ही लगेगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8, लट लकार वर्तमान काल लिखिए। ठीक है, इसमें भी गलत छापा है। इसमें लट लकार के आप रूप लिखने हैं, चाहे आप कोई से लिख सकते हैं, चाहे वो गच्छ के हो, पिब के हो, ठीक है, कोई से के भी हो आप लिखेंगे इसमें। अगर गच्छ के हैं तो गच्छ के आप लिख देंगे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9,
अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। आप इसमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, अथवा अगर आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा नहीं लिख सकते हैं तो आप यमक अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। उदाहरण आपको नहीं लिखना है, केवल परिभाषा पूछिए तो आप परिभाषा ही लिखेंगे। या तो आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिख देंगे या फिर यमक अलंकार की परिभाषा, इन दोनों में से आपको एक करना है। प्रश्न नंबर 10, चौपाई की परिभाषा लिखिए अथवा दोहा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसमें आपको या चौपाई की परिभाषा लिखनी है या फिर दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखना है, इसमें से भी आपको एक करना है। तो ये था आपका कक्षा 9 का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर, जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।